हाय फ्रेंड्स। अभी का जो टॉपिक है दैट इज कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपको बताऊं तो यहाँ पे जो कॉम्प्ट्रोलर वर्ड लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारे जो कैग को ऑडिटर जनरल बोलना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आगे समझाऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ और क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जब मैं कंपेयर करूंगा ब्रिटेन के कैग से, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला है। तो चलिए, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से समझते हैं और साथ में डिटेलिंग भी रहेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से करूँगा, बिल्कुल नहीं, पूरा डिटेल के साथ समझेंगे। लेकिन आपको नोट मेकिंग बहुत आसानी से मिल जाएगी। ओके, मैंने काफ़ी टेबल के फॉर्म में बनाया है और आसानी से आप उसको फ्रेम कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। चलिए, कौन से आर्टिकल में मेंशन है भाई? आर्टिकल नंबर 148। देखिए, अब ऐसे आर्टिकल्स ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप कोई भी अपने स्टेट का ले लीजिए या फिर कोई भी आप स्टेट ले लीजिए यार, आजकल डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न पे अभी भी बहुत कम स्टेट हैं ऐसे जो यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो अब आर्टिकल्स तो याद रखने पड़ेंगे भाई, कुछ भी कर लीजिए। और कैग का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल नंबर 148, वेयर इट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको इतनी बात तो पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या खुद की मर्जी से करते हैं क्या? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे किसके उस पे करते हैं? लाइक एडवाइस पे करते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। करेक्ट। इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। देखिए, आप जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी ले लीजिए आप, कैग अपने आप में एक ले लीजिए। ये जो तीन ऑफिस है ना, इनका सेम आपको मिलेगा, 65 ईयर और 6 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। ओके। अब ओथ इनको कौन दिलाता है? ओथ दिलाने की ड्यूटी है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ओके। एक और बात, इनका रिमूवल किस तरीके से होता है? दे आर रिमूव्ड इन अ सच अ मैनर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। अभी देखिए, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ आपको बता दी जो पूरी फैक्चुअल थी, एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बात, एक और बात और, जब सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनको रिमूव किया जाएगा, इसका मतलब इनको सैलरी भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। अब आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे कुछ ऑफिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उनको रिमूव किया जाता है। जैसे कि एक ऑफिस तो कैग का बता दिया आपको मैंने, दूसरा ऑफिस आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता रहा हूँ मैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। उनके ऑफिस को अगर रिमूव करना है इन द सेम मैनर, इसका मतलब उनको भी सेम सैलरी मिलती है। बिल्कुल। यहाँ तक कि चीफ प्लस इलेक्शन कमिश्नर, इन सबको सेम सैलरी होती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको आप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। लेकिन चीफ की जब बात आएगी तो उनको उसी तरीके से रिमूव किया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और तीसरा सुप्रीम, तो समझिए कि तीनों को हम सेम बराबरी पे यहाँ पे आंक रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप क्या अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, इनके रीअपॉइंटमेंट करा सकते हैं क्या आफ्टर द रिटायरमेंट? जैसे इनका टर्म कंप्लीट हो गया तो क्या इनकी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में रीअपॉइंटमेंट हो सकती है? या कहीं भी यार रीअपॉइंटमेंट अपने ही ऑफिस में या किसी अदर ऑफिस में क्या एम्प्लॉय बन सकते हैं? देखिए, नहीं बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब आप देख, बताता हूँ आपको कुछ ऐसे ऑफिस जहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा कि वहाँ पर रीअपॉइंटमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और क्यों वैसे ऑफिस को वैसा बनाया गया है? पहला देखिए, क्या है, आपको एक तो समझ में आ गया जहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है। दूसरा, आपको यूपीएससी देखने को मिलेगा जहाँ पे कोई रीअपॉइंटमेंट की बात नहीं होती है। और तीसरा, आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। ओके। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अभी देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस हैं। और हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम बोलते हैं भाई कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, हम पता ही है चेयरमैन थे वो, तो उन्होंने बोला है कि ये जो चार चार हमारे ऐसे बुलवॉक है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के, मतलब अगर डेमोक्रेसी को संभाल के रखना है तो ऐसे चार बुलवॉक है। कैग हो गया जो फाइनेंस सिस्टम को देखता है, फाइनेंशियल सिस्टम को देखता है, यूपीएससी जो मेरिट सिस्टम को देखता है, सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फेरबदल कर दिया जाए बाय द पार्लियामेंटेरियन या लेजिस्लेटिव, तो मेक श्योर करता है, अपहेल्ड करता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चार ऐसे ऑफिसेस हैं जिसको उन्होंने बोला है कि इट इज़ अ फोर बुलवॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं रहे तो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। तो इसलिए इनकी जो ड्यूटी है काफ़ी सुप्रीम है, इनकी जो ड्यूटी है, इनके जो कर्तव्य हैं सबसे ऊपर है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑफिसेस हैं इनको अपने आप में काफ़ी इंडिपेंडेंट पावरफुल रहना पड़ेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट और पावरफुल ना रहे तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी इन्फ्लुएंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, और फिर सही चीज़ें अपने हिसाब, मतलब चीज़ें अपने हिसाब से काम नहीं करेंगी। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इलेक्शन में रिगिंग होने के पूरे चांसेस है। सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारी कंट्री में जस्टिस नहीं मिलेगा। यूपीएससी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भाई हमारी कंट्री का मेरिट सिस्टम हिल जाएगा। अभी देखिए यूपीएससी को बोले, अभी आपको एग्जांपल बताऊं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आप देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कितनी प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं। बहुत टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कि करप्शन इन्वॉल्व है दुनिया भर का। टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं होती है वहाँ के चेयरमैन और मेंबर्स की। अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो टाइम पे फॉर्म नहीं निकलते हैं। फॉर्म निकलने के बाद आप देखेंगे कि दुनिया भर का उसके अंदर पेपर लीक हो जाता है, पेपर का लेवल ढंग का नहीं होता है। एक क्लासिक एग्जांपल आपको बीपीएससी का बताता हूँ, अभी तक बच्चे धरना दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोलना आपको अभी, तो ये चीज़ें हैं। तो होपफुली इतना आपको मैं कन्वे कर पाया हूँ। ओके, एंड एक और बात, कैग क्या है, कैग इज द हेड ऑफ द, कैग इज द हेड ऑफ द, मैं लिख देता हूँ, वैसे तो है आगे नीचे काफ़ी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को मैं, बट बता देता हूँ आपको मैं। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर जो मेंबर्स को अपॉइंट करना होता है तो कैग, मतलब ऑफकोर्स उनका पूरा अपना मैकेनिज्म है दैट दे डू सो। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा रिमूवल के ऊपर फोकस कर लेते हैं कि इनका रिमूवल कैसे किया जाता है। आपको बता दिया मैंने कि इनका रिमूवल करने का तरीका एज इट इज सेम है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव, हाँ इनके ग्राउंड क्या रहेगा, ग्राउंड के आगे तो बात करेंगे। ग्राउंड है मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर मिसबिहेवियर दैट टू बी प्रूफ, उसको प्रूव करना पड़ेगा, करेक्ट। तो जो प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है उस बेसिस पे आप इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या किया जाएगा, इनिशिएट कहाँ किया जाएगा। देखिए इसके अंदर पार्लियामेंट इन्वॉल्व होता है, पार्लियामेंट इनके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसलिए क्वेश्चन एक आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ मिला है कि कौन कौन से किसके किसके रिमूवल में पार्लियामेंट का रोल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है भाई पार्लियामेंट के रिमूवल में कैग का, सॉरी कैग के रिमूवल में पार्लियामेंट का रोल है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में कैग का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में पार्लियामेंट का रोल है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके रिमूवल में है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स के नहीं है, आपको मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर्स के नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव प्रेसिडेंट कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ। ठीक है, मैं बार बार इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि यहीं से ना आपको घुमाया फिराया जाता है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के लिए कोई यहाँ पे पार्लियामेंट का रिमूवल नहीं है। उसके लिए ग्राउंड भले यही है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, लेकिन उनके लिए अलग प्रोसेस है और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली प्रूफ किया जाता है और प्रूफ हो गया तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। तो तीन जो ऑफिस है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस, सॉरी एंड हाई कोर्ट के जजेस को भी, एंड यहाँ पे कैग एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको अगर रिमूव करना है तो आपको पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे है। अब देखिए कैसे है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में इनको रिमूव करने का तरीका है कि किसी भी हाउस में आप प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए। अब इनिशिएट करने के लिए ऑफकोर्स ये बात है कोई ना कोई पहले इंट्रोड्यूस करेगा रिजोल्यूशन, तो उसको रिजोल्यूशन, अभी मैं खड़ा हो गया चलो मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं उसको रिमूव करिए, ऐसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको ग्राउंड तो बताना पड़ेगा। ग्राउंड बता दिया आपने, उसके बाद उस ग्राउंड के ऊपर इंक्वायरी होगी पहले, समझे आप, उस ग्राउंड के ऊपर पहले इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में पता चला ठीक है ऑल दो फैक्टर्स जो यहाँ पे बोले गए हैं वो सारे सही हैं, तब जाके उसको टेबल किया जाएगा इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी हाउस के अंदर। अगर लोकसभा में टेबल किया जा रहा है तो 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए उसके लिए, और राज्यसभा के अंदर किया जा रहा है तो 50 लोगों का कम से कम सपोर्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को टेबल करने के लिए, तब जाके आप 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे। अगर पास हो गया तब जाके प्रेसिडेंट उसको रिमूव करेगा। तो कितने लेयर है भाई, पहले एक कमेटी बैठेगी, ठीक है, एक हाई पावर्ड कमेटी बैठेगी, इसको चेक करेगी, ठीक है, फिर जाके आपको अगर दोनों हाउस में से किसी हाउस में इनिशिएट करते तो एक कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद जाके आपको 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास करना पड़ेगा, तब जाके तो आप करेंगे। तो कितना लंबा प्रोसेस है, दैट्स वाई, इसीलिए इनका रिमूवल ईजी नहीं है। ऑल्दो हम यहाँ पे बहुत एक अच्छा टर्म बोलते हैं कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन इन लोग प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम नहीं करते हैं भाई, ये लोग प्रेसिडेंट के प्लेजर पे बिल्कुल काम नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही यहाँ पे कंडीशन वही है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग
अगर मोशन को आपको प्रोसीड करना है तो लोकसभा में 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। मोशन इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाय द कमिटी ऑफ द जजेस और लीगल एक्सपर्ट। इफ द कमिटी फाइंड कैग गिल्टी देन उसके बाद उसके ऊपर वोट किया जाएगा। समझे आप? तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है भाई, छोटा मोटा नहीं है। तो इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है, इसलिए आज तक न कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हमने रिमूव किया है, ना हाई कोर्ट का जज हमने रिमूव किया, ये समझ सकते हैं आप। और देखिए, रिमूव इसलिए भी नहीं किया गया है, एक और आपको बात बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर इस तरीके से रिमूव अगर किया जाएगा तो लोगों के मन में कहीं ना हमारे जस्टिस के खिलाफ, जस्टिस के अगेंस्ट ना हो जाएगा, एक गलत इमेज जाएगी हमारे जो जस्टिस होते हैं, जजेस होते हैं, उनके अगेंस्ट। इसीलिए एक गरिमा भी बनाई जाती है उसकी। अगर उसी की गरिमा आप नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे आज तक किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम उस पोस्ट की गरिमा बनाते हैं ना। अगर गरिमा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? लोगों के अंदर जो रिस्पेक्ट है वो चली जाएगी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। अबे पावर एंड फंक्शन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं। इनको जो सैलरी मिलती है दैट इज इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट जज, करेक्ट। लेकिन इनकी सैलरी डिसाइड कौन करता है? इनकी सैलरी डिसाइड किया जाता है भाई पार्लियामेंट। ठीक है, इनकी सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और एक और बात, किसकी सैलरी और रिममरेशंस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है? वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अदरवाइज आप हर जगह पे देखेंगे सैलरी एंड रिममरेशन डिसाइड करने की जो ड्यूटी है वो है पार्लियामेंट के पास दी गई है। ठीक है, अब पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं इनकी कि क्या क्या पावर होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चलिए आपको चीज़ें और बताता चलूँगा मैं। पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 149। इट डिफाइंस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द कैग रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन स्टेट एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। देखिए, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या क्या कैग प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है क्या कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स मतलब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, कैसे मैनेज करना है। देखिए, दोनों में एक फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है कि उसको कैसे हम ऑगमेंट करें, कैसे इसके अंदर हम पैसा बढ़ाएं, समझ रहे हो आप। लेकिन कैग क्या बोलता है, इसको कैसे आप मैनेज करिए। दोनों में अंतर है। ये लोगों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। लोगों को लगता है दोनों एक ही है। अरे नहीं भाई, एक बोल रहा है हम कैसे पैसा बढ़ाएं, उसके अंदर कैसे रिसोर्सेज बढ़ाएं, और एक बोल रहा है उसको कैसे मैनेज करें। दोनों में अंतर है। ठीक है, तो कैग का यहां पे आर्टिकल 149 ये बात कर रहा है कि हाउ टू मैनेज द अकाउंट, जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है, कंटेंजेंसी फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है, पब्लिक फंड है, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप। अदर डिपार्टमेंट के जो फंड उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो कैग अपना एडवाइस देता है टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, कैग सिर्फ प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं देता, कैग यहाँ पे अपनी एडवाइस गवर्नर तक भी भेजता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, गवर्नर को भी यहाँ पे बताता है कि आप कैसे अपने स्टेट के जो अकाउंट्स है उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, ही एडवाइजेस टू द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट शैल बी केप्ट। तो कहने का मतलब है कि पूरी एडवाइस करता है वो कि अब स्टेट और सेंटर के कैसे अकाउंट्स को रखे जाएंगे। तो दोनों में अंतर है, प्लीज इस बात को समझिए आप। ऐसा ना करिए कि भाई क्वेश्चन आ गया कि भाई फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड एडवाइस प्रेसिडेंट टू मैनेज द अकाउंट, तो भाई गलत हो गया ना। वो फाइनेंस कमीशन नहीं करता। बार बार इसको बोल रहा हूं मैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, इसको समझिए। आर्टिकल नंबर 149। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक बात और है, अपने अकाउंट को कैसे रखना है, ये भी एक बात है। प्रोवाइड द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैग। एक मैनेज करना है और उसको कैसे रखना है, ये दो चीजें हैं। तो ये दोनों चीजें कौन एडवाइस करता है? आर्टिकल देखिए, आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ द अकाउंट एंड हाउ टू कीप इट, ये दोनों जो एडवाइस है वो कौन देता है प्रेसिडेंट को? वो दोनों एडवाइस देने की ड्यूटी है कैग की। ठीक है, और कैग ऑडिट रिपोर्ट ऑन द यूनियन अकाउंट आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट एंड लेट बिफोर द पार्लियामेंट। अब साथ ही साथ वो स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजता है, और वो गवर्नर को भेजता है, सॉरी गवर्नर को भेजता है, और उसको लेजिस्लेचर के सामने टेबल किया जाता है। ठीक है, सो ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट
एंड प्रेसिडेंट उसको कहाँ टेबल कर रहा है, इन द पार्लियामेंट, वेयर एज स्टेट का कहाँ भेजता है, वो गवर्नर को भेजता है, और वो कहाँ टेबल करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में टेबल करेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें हमने सीखी कि हाउ टू मैनेज द अकाउंट, पहला हाउ टू कीप द अकाउंट्स, एंड ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजता है, ये भेजता है यहाँ पे प्रेसिडेंट को प्लस गवर्नर को। प्रेसिडेंट कहाँ टेबल करेगा, पार्लियामेंट में, गवर्नर कहाँ टेबल करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में। ये सिंपल सी बात है, 4 चीजें हमने सीखी यहाँ पे। ओके, होपफुली इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके फंक्शन देखते हैं, और फंक्शन यहाँ पे इनकी जो ड्यूटीज है, फंक्शन है, वो किस में दिए हैं ये बताता हूँ आपको आर्टिकल नंबर 149 में, कि कौन कौन से अकाउंट को वो यहाँ पे ऑडिट करेंगे। अब देखते हैं बेचारा। कैग ऑडिट ऑल द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट मतलब होता है जो पैसा रिसीव हुआ है, एक्सपेंडिचर मतलब होता है जो पैसा खर्चा किया गया, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन का ही वो करता है क्या, या स्टेट का भी करता है, तो देखिए दिमाग में बहुत क्लियर रखिए, यूनियन प्लस स्टेट दोनों का करता है वो, कर सकता है नहीं, करता है वो। ठीक है, क्या क्या करता है। अच्छा एक और बात, चलिए यहाँ पे आगे समझाऊंगा, पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं। गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती है उसको भी करता है, जैसे एग्जांपल के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो डायरेक्टली इसके अंडर आती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एयर इंडिया हो गया, इसके अंदर आती है, जिसका डायरेक्टली ऑडिट करता है। इंडियन एयरलाइन कॉर्पोरेशन आ गया, ओके, ये सब डायरेक्टली इसके अंदर आता है। लेकिन साथ ही साथ क्या बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, PSUs हैं, जो अपना ऑडिट खुद से भी करते हैं। जरूरी नहीं कि अपना ऑडिट इनके कैग से ही करवाएं, वो अपना ऑडिट खुद से भी करते हैं। जैसे कि LIC खुद से करता है, RBI अपना खुद से करता है, SBI अपना खुद से करता है। लेकिन ये अपना रिपोर्ट कहाँ सबमिट करते हैं, पार्लियामेंट को देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारा यही ऑडिट करता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट इनको बोलेगा, कैग को बोलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर ऑफिस है, पर्टिकुलर PSU है, आपको इसका करना है, तो कैग करेगा, प्रेसिडेंट के एडवाइस पे वो करेगा। सिंपल सी बात, उसके लिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे क्या होता है कि जहां पे कैग के कंसल्टेंसी से, कैग के एडवाइस पे एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, और वो पर्टिकुलर ऑफिसेस का वो ऑडिट करता है। तो ऐसा नहीं कि हर एक का कैग ही करता है, लेकिन यस, कैग के एडवाइस पे बहुत जगह बहुत सारे ऑफिसेस किए जाते हैं, वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये सारे के सारे अपने खुद के लिए प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर चूज करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैग। तो ऐसे बहुत सारे, तो आपको इतना सब दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं डेफिनेटली वो वहाँ पे कैग कर सकता है उनका, ये दिमाग में रखिए आप। PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा कैग का रोल देख लेते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स को ऑडिट करता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अब यही बात मैं आपको बता रहा था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कैसे मैनेज करना है, अकाउंट को कैसे केप्ट करना है, उसके एडवाइस भी वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को एग्रीमेंट कैसे करना है, उसमें पैसा कैसे, रिसोर्सेस कैसे बढ़ाने हैं, वो कौन बताता है, वो बताता है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, ठीक है। यहां तक कि सिर्फ स्टेट का नहीं, यहां तक कि यूनियन टेरिटरीज का भी विथ लेजिस्लेचर, जहां पे भी यूनियन टेरिटरी है, जहां पे लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अपना JNK हो गया, वहां का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको ऑडिट कर सकता है, नहीं करता है कैग, ठीक है। और क्या है भाई, वही है यहाँ पे। और क्या रोल है इनके, साथ ही साथ जो हमारे पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट, कंटेंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, इन सबको ऑडिट करने की ड्यूटी किसकी है, इन सबको ऑडिट करने की ड्यूटी है कैग की। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि ऑलमोस्ट आप जितने भी आप हमारे अकाउंट्स देख सकते हैं, उन सबको ऑडिट करने की ड्यूटी किसको है, कैग को है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ईच स्टेट, सबकी है, ओके। CAG audit all the expenditure and receipt from the consolidated fund which include tax and revenue collection, borrowing and loan, government expenditure, ये सारी चीज ऑडिट करता है, समझ लीजिए आप, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या करता है भाई, इंश्योर द विड्रॉल एंड ओनली फॉर द इमरजेंसी पर्पज, वही है यहाँ पे। पब्लिक अकाउंट को करता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, सच जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग हो गया, रिजर्व फंड हो गया, बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, मतलब जिनकी गिनती हजारों में है यहाँ पे, उन सबको ऑडिट करने की ड्यूटी यहाँ पे कैग की है,
ठीक है, अब कैग आपको पता है कौन सा ऑफिस का हेड है, आप खुद बताइए अभी। ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसका हेड है वो। ओके, साथ ही साथ ही ऑडिट ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंगेजिंग इन दीज एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, स्टेट के डिपार्टमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ऑल दिस डिपार्टमेंट्स आर ऑडिटेड बाय द कैग। ठीक है, लेकिन कहीं पे हमने अभी तक जितनी भी बातें की, क्या कहीं हमने ये बातें की कि कैग से पूछ के पैसा इशू किया जाता है, क्या कैग से पूछ के खर्चा किया जाता है, कहीं पे हमने ऐसे बातें की क्या? तो नहीं की हमने सब जगह पे क्या वर्ड यूज किया? ऑडिट 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 ऑडिट। और कैग एडवाइस कर रहा है कि आप पैसा कैसे रखिए, मैनेज कैसे करिए, अकाउंट को कैसे ना सेफ रखिए, ये सब बातें कर रहा है वो। कहीं ये बातें नहीं कर रहे हम लोग कि यहाँ पे कैग उस पैसे को कैसे यूज करने के बारे में नहीं बता रहा है। समझ रहे हैं आप? क्या कहीं ये बात नहीं बता रहा है कि उस पैसे को कैसे यूज करना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ऑटोनोमस ये भी बता देता हूँ। ये क्यों बार बार ये सब चीज़ों को मैं फोकस डाल रहा हूँ, बताऊंगा वो सब चीज़ें आपको मैं। ऑटोनोमस बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, मतलब बहुत देख IITs होती हैं, ओके, IIM होते हैं, जो भी है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, वो सबको ऑडिट करने की ड्यूटी कैग के अंदर ही आते हैं सारे के सारे। ठीक है, उनको कितना पैसा एलोकेट हुआ है, कितना पैसा उन्होंने यूज किया। जैसे इसरो हो गया, इसरो को ऑडिट कर सकता है, बिल्कुल क्या कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, तो इतना आपको डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा बस कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, ऑल दोज कैन बी ऑडिटेड बाय द कैग। इतना आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए इसका। हमारे जो बड़े बड़े फंड हैं उसको ऑडिट तो करता ही करता है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। बाकी आपको इतना डाटा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, PSUs आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। ऑटोनोमस बॉडीज जो है बहुत सारी जो गवर्नमेंट की हैं वो ऑलरेडी बता दी मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैग की रिपोर्ट कहाँ जाती है? कैग अपना रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, साथ में गवर्नर को भी भेजता है। कितनी रिपोर्ट भेजता है? कैग अपनी 3 रिपोर्ट भेजता है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 ऐसे अकाउंट्स हैं, 3 ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को भेजता है। ये तीनों रिपोर्ट्स कहाँ जाती हैं? तीनों रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कैग का रिपोर्ट है उसको स्क्रूटनाइज करती है। इसलिए ये बात पूछा गया है बार बार कि कैग की रिपोर्ट को कौन सी कमेटी स्क्रूटनाइज करती है, तो उसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, और एक बार यहां तक ये बोला गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग इज अ फ्रेंड एंड फिलोसोफर फॉर द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये सब चीजें एग्जाम में पूछी हुई हैं, डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ओके, चलिए ये सब तो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। Yes, CAG has the advisory role that he advise the president and governor on matter related to the form and account content of the account। कहने का मतलब वही है कि किस तरीके से अकाउंट को आपको रखना है। इसको बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। ये ऑलरेडी चीज आपको बता दिया मैंने। हाँ, बट ये टर्म यूज कर लिया जाता है, ही इज कॉल्ड एज अ वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, कि पैसा लोगों का कैसा खर्चा हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। इसलिए अब समझ रहे होंगे आप कि अगर कोई करप्शन केस निकल के आता है तो कैग की बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है। कैग के पास पूरी पावर है कि भाई ऐसे केसेस को निकाल सकता है वो, क्योंकि उसको पता है ना कि आपने पैसा खर्चा कहाँ किया है, आपसे सारी रिपोर्ट्स मांगेगा ना वो। तो यहाँ पे करप्शन बहुत इजीली निकाल सकता है। इसलिए इस पोस्ट को काफ़ी ना इंडिपेंडेंट बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर कोई लूप होल ना हो, इसलिए कोशिश की है कि पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट रहे। इसलिए ये भी रखा गया कि भाई तुमको अपने ऑफिस छोड़ने के बाद में काम नहीं दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। समझ गए आप? ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे कैग के साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये तो चलिए अकाउंट, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता देता हूँ मैं। देखिए, हमारे जो कैग के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कैग है ना, कैग हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी। मतलब पैसा कहाँ जाना है इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? उसका काम कहाँ आता है? उसका काम आता है ऑडिट में। जब पैसा जा चुका है तब वो पूछेगा, जब खर्चा वर्चा हो गया है तब उसका काम आएगा, अच्छा कितना खर्चा किया तुमने। लेकिन उसका कोई रोल नहीं है कि पैसा कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, उसके ऊपर कोई रोल नहीं है उसका। तो ही हैज नो कंट्रोल ऑन द मनी। पैसे के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसका काम सिर्फ ऑडिट करने का है। बार बार चिल्ला रहा हूं मैं इसीलिए, क्योंकि जो टर्म लिखा है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसमें कॉम्प्ट्रोलर का मतलब ही नहीं है कुछ। समझे आप? वहां पे उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब यहां पे जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन का जो यहां पे कैग है उसके पास दोनों पावर है। वो ये बिल्कुल कंट्रोल करता है कि पैसा कहां जा रहा है, कितना जा रहा है, वेयर एज ऑडिट भी करता है।
तो उसके पास जो उसका कैग जो टर्म है वो उसको वहां पे जस्टिफाई करता है, लेकिन हमारा कैग यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे एक जो ऑफिस है यहाँ पे जिसका हेड है, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। क्या फंक्शन है? वही है, ऑडिट करना है यूनियन द स्टेट गवर्नमेंट का जो बॉडीज़ हैं, मतलब अलग अलग अकाउंट्स है उसको ऑडिट करना है। ओके, जो ड्यूटीज़ इनको दी जा रही, देखिए टाइम टू टाइम पे इनको अलग अलग, जैसे कोई ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं वो बोला गया कि भाई जैसे फसाई है FSSAI, बोला कि भाई इनका अकाउंट आप ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दीजिए, बिल्कुल क्या करेगा, जो यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिपोर्ट देगा अपना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो होपफुली मैंने पूरी कोशिश की। अब देखिए इसका वही ओवरऑल एक आपको यहाँ पे जस्ट मिल जाएगा। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ओन कंपनीज अथॉरिटीज, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिपोर्ट सबमिट करता है अपना। तो वही सारी चीज़ें हैं, बस आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है, आपको फेयर आइडिया रखना है कि क्या क्या चीज़ें ऑडिट करता है वो। ओके, तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइनेंशियल ड्यूटी है उसको अपहोल्ड करता है वो, जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपहोल्ड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पूरी लाइन बोलना गलत होगा, क्योंकि वो ये कहीं पे नहीं लिखा है कि वो पैसा उसके कंट्रोल में है, सिर्फ वो ऑडिट करने का काम कर रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसीलिए एक तरह से बोलते हैं ना, टूथलेस टाइगर इसको बना रखा है। टूथलेस टाइगर, क्या इसके पास कोई जुडिशियल पावर है क्या? भाई इसके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है। क्या अगर इसने करप्शन का कोई केस पकड़ा, क्या खुद से डिसीजन ले सकता है? क्या नहीं ले सकता है। इसी पर अपने अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकता है कि हाँ भाई ये करप्शन का केस है, अब इसके ऊपर काम करिए। तो आपने इसको सिर्फ क्या बना रखा है भाई, एक तरह से चलो जैसे अकाउंटेंट नहीं होते यहाँ पे अपने छोटे छोटे जो ऑफिसेस होते हैं, अकाउंटेंट क्या करते हैं वो लोग, सारा रिपोर्ट ढंग से रखते हैं। अच्छा चलो भाई आखिरी में बॉस को बताना है, वही तो काम है फिर यहाँ पे। और क्या अलग से काम है? बस वही है कि भाई उसके लिए मेक श्योर करना है कि भाई ढंग से काम हो। तो दैट्स द प्रॉब्लम विथ आवर कैग। ठीक है, अभी भी हो सकता है कि कोई पर्सन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो, तो भाई कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के साथ भी जा सकता है। सिंगल बॉडी है ना यार, सिंगल हेड है ये। आपने कहीं वर्ड सुना मैं कि कैग इज अ मल्टी मेंबर बॉडी? कैग इज अ सिंगल बॉडी, एक ही पर्सन है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से कैग को मल्टी मेंबर होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट विल डू। बट मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की आपको चीज़ें बताने की। अगर अब यहाँ पे इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना भी चालू कर दिया है। एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, वो देखिए। और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। अपने दोस्तों को शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर अदर किसी वीडियो के साथ। थैंक यू।